QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हैं। क्लास 11 और 12 एनसीईआरटी के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें इसमें देखना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को की गई थी। ये गलत हो जाएगा। 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी को की गई थी और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान जो इमारत है, आप जो ये चित्र में देख सकते हैं, जो ये वर्तमान इमारत दिख रही है, ये इमारत सर्वोच्च न्यायालय की है। तो वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में हस्तांतरित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो इससे पहले संसद के केंद्रीय हॉल में जो है सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें होती थी, वहीं पे सुनवाई होती थी। बाद में नया बिल्डिंग जब बनाया गया, जो बिल्डिंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 1958 में यहाँ पर हस्तांतरित किया गया था। तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होगा जो गलत है, क्योंकि यह असत्य पूछा गया है। तो याद रखना, इस पर हमें हमेशा गौर करना है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो प्रत्येक न्यायाधीश का मतलब ये हो गया, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे अन्य न्यायाधीश हो। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। बिल्कुल सही है। संसद कानून बनाकर के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा असत्य कथन है, हमें उसकी पहचान करनी है इसमें। ठीक है। पहला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ वरिष्ठता के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बिल्कुल सही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति जो है A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा है, इसमें कुल स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 33 है। ऐसा नहीं होता है। पद ये संसद द्वारा परिवर्तन समय के अनुसार किया जाता है। तो याद रखना, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 33 फिक्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 जो है होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता मतलब योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है। पहला है, वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक कानूनी विद्वान हो। बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में 15 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। गलत हो जाएगा। 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, 15 वर्षों तक नहीं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई मतलब इसका मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जबकि ए और सी दोनों सही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में कब की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यायालय में जब सभी जो है कभी गणपूर्ति का अभाव हो। जब न्यायालय में गणपूर्ति का अभाव होता है, मतलब जितने सदस्य मतलब न्यायाधीश होने चाहिए बैठक के लिए, उतने बैठक में सदस्य नहीं हो पाते हैं, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, गणपूर्ति के संदर्भ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देने का यहाँ पर जो है ये कोशिश मैं किया हूँ। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका,
प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर ही संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है आपका चौथा है, संविधान उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति देता है, गलत हो जाएगा। किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं होता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीशों को, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अब इतने बड़े आंसर को निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो आपको किताब को या एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की हमें आदत डालने की बहुत जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के हैं। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। मतलब यह हुआ कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्य और उनके जो निर्णय होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्योंकि यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय को उसे दंडित करने का अधिकार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना ये दोनों बातें अलग अलग हैं, व्याख्या नहीं कर रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्षेत्राधिकार मतलब ये हो गया कौन कौन से कहाँ कहाँ अधिकार है जहां वो सुनवाई कर सकता है, ठीक है। पहला है मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही। अपीलीय अधिकार, सलाहकारी अधिकार और रिट से संबंधित अधिकार, चारों अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अलग होता है, परामर्शित क्षेत्राधिकार अलग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग अधिकार होते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पहला है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। याद रखना, जब भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, या इसे कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो पहला सही हो जाएगा। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत काम करता है, सुनवाई करता है। संसद की सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये जो है आपका जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। याद रखना, संविधान की व्याख्या संबंधी जब विवाद सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं तो वो कौन से अधिकार होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो वो होते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो गलत हो जाता है। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से होते हैं, जब राज्य और केंद्र की भी विवाद होता है तब होते हैं। लेकिन जब अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जब संविधान की व्याख्या की जाती है तो उसे हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, या फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल सही है। तो दीवानी मामला होता है जब किसी के साथ मारपीट हो, हत्या हो, वैसे मुकदमे। और दीवानी मतलब होता है आपके जैसे कोई कर से जुड़ा मामला हो या कोई जो है चालान से जुड़ा मामला होता है, तो दोनों मामलों में अपील का के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यदि फौजदारी के मामले में निचली अदालत, मतलब चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है, बिल्कुल सही है। दीवानी मामले में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी संदर्भित किया गया है, सार्वगर्भिक है मामला। तो याद रखना, तब तीनों मामले में हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखना, दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अगर हम जब अपील करते हैं तो उच्च न्यायालय को यह प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ ये मामला दीवानी का है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर तीनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है। तो भारत में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार नहीं है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार दिया गया है कि उस संविधान की व्याख्या कर सके। तो इसका आंसर
डी हो जाएगा ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है? पहला है उच्चतम न्यायालय भारत के भूभाग में स्थित किसी न्यायालय या प्राधिकरण के अथॉरिटी जिसे कहते हैं कि निर्णय पर अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, घटा तो नहीं सकती है लेकिन बढ़ा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में एक कौन सा सत्य है? पहला है भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लोकहित के मामले में भेज सकता है, संविधान की व्याख्या के संबंध में नहीं, राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, तो गलत हो जाएगा। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि किसी विधायिका द्वारा पारित कोई कानून मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो अगर मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से जुड़ा अगर कोई कानून जो है सांसद या विधायिका बना देती है तो उसे जो है अवैध घोषित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी इसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला है आपका सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो याद रखना इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। उसका समीक्षा करता है कानून की, जो कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 13 के तहत हम इसको मानते हैं केवल। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। बिल्कुल सही है। तो संसद और चाहे विधायिका राज्य की हो, दोनों जगह लागू होगा। इसके अंतर्गत न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। बिल्कुल सही है। तो चारों इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन संविधान का प्रहरी या रक्षक होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। इसे हम सब जो है संविधान का रक्षक कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे क्या तात्पर्य है? पहला है इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके निर्णय और न्यायिक कार्यवाहियों को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जितने निर्णय और कार्यवाही होती है उसको एक जगह रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं और जब किसी न्यायालय में सुनवाई होती तो वहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो यह आपने देखो ये कहा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल सही है। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। बिल्कुल सही है। या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हक की हस्तांतरण में परामर्श दे सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे होती है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता होती है, इसका मतलब होता है जनहित याचिका से। समाज में कोई समस्या आ जाए, कोई आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सक्रियता के तहत उस जो है जनहित याचिका के तहत सुनवाई करता है। तो उसी को हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनहित याचिका न्याय तक अधिक से अधिक लोगों को पहुंच स्थापित करने का एक प्रयास होता है। बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या देश में कोई समस्या है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों की सही व्याख्या हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है? पहला है आपका
यह 1980 के दशक से विकसित हुई है, बिल्कुल सही है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, बिल्कुल सही है। पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बिल्कुल सही है। आप पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था मिड डे मील जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो जनहित याचिका के द्वारा ही जो है मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था, केस दायर किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन इसमें कौन सा है? पहला है, न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है, ये तो बिल्कुल सही है। तो लोकतांत्रिक तो बना दिया है जब से जो है न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका आई है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, मतलब कार्यों के बीच में जो है अंतर का धुंधला हुआ है, मतलब काफ़ी अंतर कम हो गया है। तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, जबकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों जो है ना एक ना ही दो, दोनों में से दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामला कब आया था? 1973 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है। तो केशवानंद भारती मामले में ही संविधान ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। दूसरा है, न्यायालय के पास यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। तो ये किसको अधिकार है? न्यायालय को अधिकार है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से जब निकाल दिया गया था तो इसे मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना गया था। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों में शामिल है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है? पहला है, कानूनी साक्षरता फैलाना, बिल्कुल सही। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। लोक अदालतों का आयोजन करना, बिल्कुल सही। अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे अधिकार किसके हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण के हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा भी गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका, निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के लिए हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो निःशुल्क कानूनी जो सेवा दी जाती है वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के लिए होती है। पहला है, हो गया। दूसरा है, पहला सही हो गया। वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है या जो आय सीमा केंद्र राज्य सरकार अधिसूचित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। जब कोई अपराध की जांच की जाती है तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है? पहला है, किसी अपराध के लिए मिली शिकायत की जांच करना, बिल्कुल सही। गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना, बिल्कुल सही। चार्जशीट दाखिल करना, मतलब कोर्ट में, बिल्कुल सही। दोष निर्धारित करना, दोष निर्धारित करने का अधिकार कोर्ट का होता है, पुलिस का नहीं होता है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 होगा, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, संविधान और फौजदारी कानूनों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जब किसी को हम फौजदारी कानून के तहत गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति के सामने क्या अधिकार होते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। गिरफ्तारी के दौरान अथवा हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। 18 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी महिला को केवल प्रश्न पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हिरासत में आरोपी द्वारा दिए एक बालिया बयान को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई हिरासत में व्यक्ति है और वो आपका अपना बयान बचाव के लिए देता है तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब इसमें 4 और 5 दोनों गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका, इन निर्देशों को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और पद स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। याद रखना, जो गिरफ्तार करने जाएगा और जो जांच करेगा उसके मतलब वो वर्दी में हो, उसके नाम पट्टी हो और पद क्या है यह अंकित होना चाहिए, कौन हमें गिरफ्तार करने आया है। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त को जानकारी देने का अधिकार होता है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सब जो है गिरफ्तार व्यक्तियों को ये अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध जो है माना जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही हानि नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। न्यायपालिका के बारे में इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला है आपका, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। संसद जब कोई कानून बनाती है लोकसभा राज्यसभा द्वारा तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीकों में कौन सा उचित नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में इसमें कौन सा एक दिया है जो उचित नहीं है। पहला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति तक उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा, किया जा सकता है। ठीक है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, संसद का हस्तक्षेप नियुक्ति में नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बिल्कुल सही है। सबसे नवीन 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। तो आंध्र प्रदेश को जब अलग मतलब राज्य बनाया गया, तेलंगाना वहां से अलग कर दिया गया, तो एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया 2019 में। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। अमरावती में, अमरावती उसकी राजधानी बनाई गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली और एक आपका जो है कौन सा, जम्मू कश्मीर, जहां पर उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो याद रखना दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता मतलब योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही है। उसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। बिल्कुल सही है। उसने कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में रहा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7 वर्ष नहीं, 10 वर्षों तक अधिवक्ता अर्थात वकील के पद पर वो काम किया हो, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, इसमें पूछा गया है। पहला है आपका, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्याग पद देता है। बिल्कुल सही है। एक बात यहाँ ध्यान देना, उच्च न्यायालय हर राज्य का अलग अलग होता है, तो आप कभी मत समझना कि त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, नहीं, राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है, हटा जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो पहला है आपका, वह उस न्यायालय में वकालत कर सकता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर यही होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला है आपका, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल सही है। कार्य की अधिकता की स्थिति में राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए
या एक या अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों जो है सही है, जबकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है तो दोनों असत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी होता है, हाई कोर्ट का भी होता है। जो है नौका अधिकरण बिल्कुल सही है। इच्छा पत्र, तलाक, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सभी के लिए वो क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई जब हाई कोर्ट में की जाती है तो 226 के तहत की जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो जो आर्टिकल 32 के तहत की जाती है। ये अंतर भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी होता है और हाई कोर्ट का भी होता है। पहला है, यह अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, बिल्कुल सही है। तो अधीनस्थ न्यायालय मतलब यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। या केवल फौजदारी मामलों में अपील सुन सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फौजदारी और दीवानी दोनों में हो सकता है, 2 नंबर गलत हो जाएगा। या पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति के मामले में भी अपील सुन सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और सी दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है, ठीक है। पहला है आपका, इसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, इसे सैनिक कानूनों के अंतर्गत किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। तो न्याय याद रखना, सैनिक कानूनों के मामले में ये सुनवाई नहीं हो सकती है। या राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राज्य का नहीं होता है, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। राज्य सूची के संबंध विषयों में भी इसके निर्णय के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 3 होगा जो गलत है, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय हम इसमें किसको मानते हैं, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को हम अभिलेख न्यायालय मानते हैं। जो इसके निर्णय होते हैं उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और बाद में उसको जो है सबूत के रूप में देखा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंग्रेजों के समय में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1862 के अधिनियम के तहत। पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गुवाहाटी कहाँ है, असम में है। तो गुवाहाटी के अंतर्गत कई राज्य शामिल हैं, उसमें जो छोटे छोटे राज्य शामिल हैं, तो कौन कौन राज्य हैं, असम तो शामिल ही होगा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हम किसके द्वारा मतलब इसमें की जाती है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिला न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, कब, ठीक है। पहला है, जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, बिल्कुल सही है। जो केंद्र सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, बिल्कुल सही है। जो राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी रूप में कार्य कर चुका हो, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, किसके लिए, जिला न्यायाधीश की योग्यता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोक अदालतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। पहला आपका, लोक अदालतों की योजना के पीछे आधारभूत विचार न्याय दिलाने के विलंब को दूर करना था, बिल्कुल सही है। तो छोटे छोटे मामलों को दूर करने के लिए लोक अदालतें बनाई जाती हैं। दूसरा है, इनमें ऐसे मामले शामिल होते हैं जो या तो न्यायालयों में लंबित हों या उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया हो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में लाई गई थी, याद रखना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहली लोक अदालत लाई कहाँ गई थी और कब लाई गई थी, तो दिल्ली में लाई गई थी। 1985 में दिल्ली में पहली लोक अदालत बनाई गई थी, ना कि गुजरात में, ठीक है। तो और उपयुक्त में से सभी, तो इसमें आंसर कौन सा गलत हो जाएगा,
सी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो सबको पता है, मैंने आपको बताया था, संसद को है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण 11-12 एनसीईआरटी को मिला के मैंने दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।